हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक है, चलिए ठीक है। आज से आपको हम साइंस में लेसन 4 फिर से पढ़ाते हैं। देखिए, अभी तक आपको लेसन 1, 2, 3 3 लेसन पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो लेसन 4 आज से साइंस का जो पीरियड है उसमें पढ़ाया जाएगा। तो जो लेसन 4 है वो है आपका विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, धातुएं एवं अधातुओं से संबंधित है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकृति में अनेक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। और पदार्थ क्या होता है? पदार्थ का डेफिनेशन कोई बता सकता है? पदार्थ किसे कहते हैं? देखिए, पदार्थ का डेफिनेशन आप जनरली इस तरीके से समझ जाइए कि जो स्थान घिरता हो, जिसमें भार और जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। जितने भी पदार्थ हैं इस सृष्टि में वो इन्हीं तीनों रूपों में पाया जा सकता है, चाहे वह ठोस रूप में पाया जाए, चाहे वह द्रव रूप में पाया जाए, चाहे वह गैस रूप में पाया जाए। इसके अलावा और कोई भी पदार्थ की अवस्था नहीं होती है। लेकिन आधुनिक विज्ञान के अंतर्गत 2 और अवस्थाओं का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपके जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो 5 हो गई, ठीक है। उसमें होता क्या? एक है ठोस, द्रव, गैस, उसके बाद एक प्लाज्मा, और जो 5वीं अवस्था होती है उसको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडक्शन। ये होता है BEC, बोस-आइंस्टीन कंडक्शन। तो इस तरीके से मिला जुला के पदार्थ की अब जो आधुनिक विज्ञान आया है उसमें 5 अवस्थाओं के बारे में चर्चा की है। लेकिन अभी तक फिलहाल हम लोग पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाओं के बारे में भी जानते हैं, ठीक। पहली अवस्था ठोस, जिसके जो अणु होते हैं बहुत ही समीप होते हैं, जो अणु होते हैं, क्योंकि देखिए पदार्थ की जो संरचना होती है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती है। तो इस तरीके से जब, और ये भी है कि अणुओं के मध्य एक बल कार्य करता है जिसे अंतराआण्विक आकर्षण बल कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और उनके बीच में गैपिंग नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कोई जार है, ठीक है। ऐसे मान लो कोई जार है, इसमें हमने ऐसे इस तरीके से गोलियां भर दी, तो क्या होगा? तो इस गोलियों के बीच में जो गैपिंग होती है, इस गैपिंग को जानते हैं क्या? अंतराआण्विक स्थान का इसी के आधार पर अंतराआण्विक आकर्षण बल और अंतराआण्विक स्थान के आधार पर हम पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उसको परिभाषित कर सकते हैं। अगर पदार्थ के अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक है तो इसका मतलब एक दूसरे से चिपके रहेंगे, बहुत ही पास रहेंगे, और उनके बीच अंतराआण्विक जो स्थान होता है बहुत कम है। तो इस तरीके से ठोस की संरचना होती है, ठीक। जो द्रव होते हैं उनके जो अणु होते हैं अपेक्षाकृत ठोस की अपेक्षाकृत दूर दूर रहते हैं, और उनके बल जो उनके बीच अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो भी ठोस की अपेक्षा कम होता है, ठीक। और जो द्रव होते हैं इनके अणु स्वतंत्र रहते हैं, यानी कि इनके अणुओं के बीच कोई बल कार्य नहीं करता है, और जो अंतराआण्विक स्थान होता है बहुत अधिक होता है। इसीलिए जैसे मान लीजिए रूम फ्रेशनर है, आपने कमरे के एक कोने में उसका स्प्रे किया, लेकिन उसकी जो स्मेल होती है पूरे कमरे में फैल जाती है। उसका क्या रीजन है? कि वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, उसके अणु बहुत गतिशील होते हैं। तो जैसे ही स्प्रे किया जाएगा तो वे जो उसके अणु होंगे वो तुरंत भागेंगे, जहाँ तक उनकी बाउंड्री होगी वहाँ तक जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई अवरोध आ गया तो फिर रुक जाएंगे। अब जैसे बॉटल है तो बॉटल की दीवारों तक जाएंगे, उसको टकरा करके फिर उसी के अंदर रह जाएंगे। अगर बॉटल खुला है तो बाहर निकल जाएंगे। इसी तरीके से कमरा है,
कमरा अगर चारों तरफ से बंद है तो कमरे की दीवारों तक तो जाएंगे, लेकिन दीवार से बाहर तो नहीं जा सकते, इसलिए पूरी उसकी स्मेल जो कि कमरे के अंदर फैल जाए। तो ये होता है। और इसी प्रकार से हम अन्य वस्तुओं जैसे धातुएं और अधातुएं, तो एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे लेवाशियर, उन्होंने तत्वों को दो वर्गों में विभाजित किया, धातु और अधातु। लेवाशियर एक वैज्ञानिक थे, कहा के फ्रांस में। इन्होंने तत्वों को, जितने भी तत्व हैं उनको दो भागों में बांटा। इनके अनुसार जो तत्व थे उसको दो बांटा, किसमें? धातु और अधातु। ये दो पार्ट में उन्होंने बांटा। तो लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितने? 118। इसका 75% क्या है? धातु। और बाकी शेष क्या है? शेष 25% बचे आपके, तो 25% क्या है? लगभग लेवाशियर ने 118 प्रकार के तत्वों की खोज की, और 118 प्रकार के तत्वों की खोज की, तो उसमें से लगभग 75% क्या है? धातु है, और बाकी शेष क्या है? अधातु। ठीक, इतना समझ में आया? और देखिए अब इन्हें हम प्राप्त कैसे करेंगे? अभी बात आती है कि ये हमको मिलते कहाँ से, कि सबको इस नेचर ने, इस प्रकृति ने आपको सब गिफ्ट में दिया है? नहीं दिया। ये दिया है ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में हमको ऐसे नहीं मिलते। ये पृथ्वी की जो भूपर्वटी होती है उसकी चट्टानों के नीचे दबे रहते हैं। जब हम उसे खोद कर प्राप्त करते हैं तो उसे खनिज कहते हैं। यानी कि जितने तत्व हैं उन्हें हम पृथ्वी के भूपर्वटी के नीचे से खोद करके प्राप्त करते हैं। तो ऐसे तत्वों को खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिज। तो देखिए अगला टॉपिक होगा खनिज। पृथ्वी की भूपर्वटी के चट्टानों के नीचे से खोद कर प्राप्त किए गए तत्व खनिज कहलाते हैं। ठीक है, पृथ्वी के भूपर्वटी के चट्टानों के नीचे से खोद कर प्राप्त किए गए तत्व खनिज कहलाते हैं। ठीक, कितना समझ में? फिर इसके बाद आता है अयस्क। क्या आता है? अयस्क। ऐसे खनिज जिनसे हम बहुत अधिक मात्रा में धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं, उसे अयस्क कहते हैं। ऐसे खनिज जिनसे हम बहुत अधिक मात्रा में धातु प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या कहलाते हैं? अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो इसमें चूंकि हम उसको नोट नहीं कर पा रहे हैं इसलिए इसे नहीं या तो इरेज कर दिया जाए। इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक कॉपी में। अब ये तो रहा धातु और आधातु की जो इसका जो इंट्रोडक्शन था उसके बारे में चर्चा की गई।
कि धातु क्या होता है, ठीक है, धातु और अधातु कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो पृथ्वी के ऊपरपट्टी के नीचे की जो चट्टानें होती है उसके नीचे से जब हम खोद करके प्राप्त करते हैं तत्वों को तो उसे कहते हैं खनिज। ठीक, और लेवासिए जी ने क्या किया कि पूरे तत्वों जितने भी लगभग 118 प्रकार के तत्वों को खोज किए थे उन्होंने इसको दो भागों में बांट दिया, धातु और आधातु। तो हम अब पहले चर्चा करते हैं धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक इसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स कि धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं। फर्स्ट होता है रंग, कलर। ठीक है, जितनी भी धातुएं होती हैं उनका कोई ना कोई रंग होता है। वैसे समानता है, जो धातुएं होती हैं वो स्लेटी भूरे रंग की होती है, लेकिन देखिए जो गोल्ड होता है, सोना, वो किस कलर का होता है, पीले कलर का होता है। लेकिन तांबे का नेचुरल कलर होता है, वो हल्के लाल कलर का होता है। ठीक है, जो कॉपर होता है वो किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। तो इस तरीके से जितनी भी धातुएं होती हैं उनका अपना रंग होता है। समानता एक भूरे या स्लेटी रंग में पाई जाती है। ठीक है, अब जो अगली प्रॉपर्टी है वो है भौतिक अवस्था। ठीक है, भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेज। अब भौतिक अवस्था क्या होता है, जो अधिकांश जो धातुएं होती हैं वो कमरे के तापमान, जो कमरे का नॉर्मल टेम्परेचर होता है कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। कमरे का जो हेल्दी नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। और इस तापमान पर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये भौतिक अवस्था के अंतर्गत आता है, किसके, धातुओं के भौतिक गुण में भौतिक अवस्था है। ठीक, उसमें क्या होता है कि अधिकतर धातुएं कमरे के समान ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन इसी में देखिए एक अपवाद है, मरकरी। जो मरकरी है वह कमरे के ताप पर भी वह द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, फिर आता है अगला है द्रव्यमान और क्वथनांक। जितनी भी धातुएं होती है, ठीक है, इनका द्रव्यमान और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। द्रव्यमान किस होता है, द्रव अवस्था में बदलना, और क्वथनांक कुछ होता है वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव क्या करता है, उबलने लगता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। और द्रव्यमान वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव वह उसका द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान और क्वथनांक ए जितनी भी धातुएं हैं सबका अधिक होता है। अब जैसे लोहा है, अब लोहे को अगर द्रव अवस्था बदलना हो तो उसे बहुत अधिक तापमान देना पड़ेगा। ठीक है, और वह भाप रूप में परिवर्तित कब होगा, और अधिकतम जब तापमान दिया जाएगा तभी वह ऐसा हो सकता है। इस तरीके से आप कह सकते हो कि जितनी भी धातुएं होती हैं उनका द्रव्यमान और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ये बहुत अधिक तापक्रम पर उबलते हैं, तो इनके लिए एक स्पेशल भट्ठी होती है जिसे कहते हैं वात्या भट्ठी। ठीक है, इस तापमान की आवश्यकता वहाँ से पूरी हो जाती है। फिर अगला जो प्रॉपर्टी है वो है घनत्व, डेंसिटी।
घनत्व, देखिए धातुओं का घनत्व भी बहुत अधिक होता है। जो धातु होते जितनी भी धातु हैं उनका घनत्व क्या होता है, बहुत अधिक होता है, क्योंकि इनके जो परमाणु होते हैं बहुत निकटता से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से अभी हम स्टार्टिंग में ही बताया कि जो अणु होते हैं ठोस के अणु बहुत नज़दीक होते हैं, तो इसकी जो डेंसिटी होती है बहुत अधिक होती है जितनी भी ठोस होते हैं। और जो आपका क्या है धातु, ये धातु समांतर ठोस अवस्था में ही पाया जाता है। जितनी भी धातुएं होती हैं अधिकतर कितने क्या होती हैं, ठोस अवस्था में ही पाई जाती हैं। अब कुछ अपवाद के स्वरूप में है कि जो ठोस अवस्था में नहीं, जैसे पारा है, पारा धातु है बट वो ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है। और फिर आता है चमक। सभी धातुएं क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। सभी धातुओं में चमक, जैसे लोहा देखो, लोहे में भी चमक होता है, सोना उसमें भी चमक होता है, एल्युमिनियम में, सब में। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। फिर है नेक्स्ट आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता या तन्यता। तन्यता देखिए एक जैसा कि इसमें देखिए दिया हुआ है कि जो अगली प्रॉपर्टी हो गया है आघात वर्धनीयता या तन्यता। आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं बताइए? आघात वर्धनीयता नहीं जानते? जितने भी मेटल्स होते हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं, इनको पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे देखिए लोहा है, ठीक है, तो लोहा क्या होता है, किसी भी शेप में पाया जाता है। मान लीजिए सॉलिड शेप में पाया जाता है, तो उसको जब पीटा जाएगा तो क्या होगा, फैलेगा, और बहुत अधिक पीट जाएगा तो पतली चादर के रूप में उसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो धातुओं का यह गुण जिससे उसे पीट कर धातु की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सके उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक, फिर इसे दिया तन्यता। क्या होता है, तन्यता। तो धातुओं को हम अगर तार के रूप में परिवर्तित करते हैं तो इस गुण को उसे बोलते हैं तन्यता। जैसे देखिए कॉपर का जो तांबा है, तांबे का तार आता है, एल्युमिनियम का तार आता है, तो वह ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन उसको क्या किया जाता है, तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो धातुओं का यह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में परिवर्तित किया जा सके उसे क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। क्लियर? ठीक। और जो अगला है वो है धात्विक ध्वनि। धात्विक ध्वनि, अगर मान लीजिए धातुओं पर जैसे लोहे पर ऐसे क्या है, उस पर लोहा पे ऐसे किसी चीज़ से ठोका जाए तो क्या होगा, उससे आवाज़ निकलती है। तो जितनी भी धातुएं होती हैं उनका अपना अलग अलग क्या होता है, ध्वनि होता है। तो इस तरीके से धात्विक ध्वनि उसमें पाई जाएगी। जितनी भी धातुएं हैं अगर उसमें हम किसी चीज़ से उस पर टच करेंगे ऐसे, ठीक है, उस पर ऐसे जोर से मारेंगे तो उससे क्या होगा, एक विशेष प्रकार की ध्वनि जरूर निकलेगी, चाहे कोई भी धातु। ठीक, तो ये आपका प्रॉपर्टी है। और फिर अगला जो लास्ट है वो है चालकता। चालकता, ठीक है, तो चालकता जो है जितनी भी धातुएं हैं सभी ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। उनकी एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा का जो संचरण है आसानी से हो सकता है। ठीक, तो जितनी भी धातुएं हैं सब क्या है, ऊष्मा की सुचालक, और ये विद्युत की भी सुचालक होती है। विद्युत और ऊष्मा दोनों की सुचालक होती है। ठीक है, और फिर देखिए तो ये तो धातुओं के भौतिक गुण। फिर है
आधार, इसका जस्ट अपोजिट। आधातु में ऐसी कोई भी गुण नहीं पाया जाता। ये तो होगा लेकिन उनमें चमक नहीं होगी, आधातु में चमक नहीं होती, उनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण नहीं पाया जाएगा, धात्विक ध्वनि नहीं निकलेगी, और अधिकतर आधातु में तो विद्युत की सुचालक होती है, जैसे पानी, पानी क्या आधातु है लेकिन वो विद्युत का सुचालक है, ठीक है। लेकिन ये नहीं पाएगा, चमक, आघात वर्धनीयता, धात्विक गुण, ठीक है, एक तीनों प्रॉपर्टी, तीनों गुण में आधातु में नहीं पाएगा। ओके, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और इसमें जो आपको सुटेबल या यूजफुल टॉपिक मिले उसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम आगे अलग से नोट्स नहीं लिखाएंगे। जैसे ही ये बुक, जैसे ये लेसन कंप्लीट होगा लेक्चर के द्वारा, उसके बाद हम केवल एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लिखवा देंगे। ओके, थैंक यू।